अगर कल से लेके आज तक बार बार बस मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का गाना गा रहे हो तो सीए स्टूडेंट हो तुम। अगर ये सोच रहे हो कि एफआर और एएफएम के पेपर तो ठीक ठाक आ गए, ऑडिट पेपर कैसा आएगा, तो सच्चे सीए स्टूडेंट हो तुम। और अगर ये सोच रहे हो कि यार अब तक जो मैंने 1.5 डेज में पढ़ा है कल याद आएगा या नहीं आएगा, तो भैया पक्के सीए स्टूडेंट हो तुम। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका टू दिस वीडियो, जहां हम सर डिस्कस करेंगे आपके सीए फाइनल ऑडिट की पेपर राइटिंग टिप्स कि यानी कल जब आप पेपर देने जाओगे तो कैसे आपने चीजों के साथ डील करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट 15 मिनट्स की, सर फर्स्ट 15 मिनट्स में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने सबसे पहले सेलेक्ट करने बेस्ट क्वेश्चंस, जो आपके बेस्ट 4 क्वेश्चंस है, बेस्ट 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इनको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, इसके साथ एक छोटा सा स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। मैं ये करता था तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, स्मार्ट वर्क में क्या करता था ना, मैं अपने आसपास का जो माहौल होता था ना, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेता था। मैं देखता था यार इन्विजिलेटर कैसी है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है या फिर मतलब लीनियंट है। मुझे लगता था कि अगर मामला थोड़ा लीनियंट है ना, तो क्या होता था, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो कई सारी चीज़ें क्लिक करती हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस कुछ होता नहीं, टेंशन कुछ ज़्यादा होता नहीं, माइंड भी बहुत तेज वर्क कर रहा होता है, फटाफट सारे पॉइंट क्लिक कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करता था, पेंसिल लेके छोटा 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 मेन मेन जो कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, फटाफट लिख लेता था। और जब फिर मैं पेपर कर रहा होता था ना, फटाफट सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती थी, ठीक है। तो आप देख लेना आपके आसपास का माहौल कैसा है, एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस स्मार्ट वर्क। बात समझ में आई? आई सर। इसके अलावा सर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर द रिमेनिंग 3 आवर्स? तो सबसे पहले हम बात करें अगर फर्स्ट 1.5 आवर्स की, तो आपने एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एमसीक्यूज टफ आ जाते हैं और हमारा सारा टाइम ही एमसीक्यूज में चला जाता है, और फिर जो एवरेज डिस्क्रिप्टिव होता है हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो बेटर है पहले अपना डिस्क्रिप्टिव के साथ स्टार्ट करो। ये स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट की थी। मैंने अपने सीनियर से भी ये स्ट्रेटेजी सुनी थी जिनकी रैंक्स आई थी, AIR 1 की स्ट्रेटेजी भी यही थी जो मेरे से अटेम्प्ट से पहले थे। तो मोस्टली लोग यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि पहले डिस्क्रिप्टिव कर लो, फिर एमसीक्यू कर लो, फिर डिस्क्रिप्टिव कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट 1.5 आवर्स में डिस्क्रिप्टिव उठा लो, और जो आपको बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको सबसे पहले आपने करना है, ठीक है सर। अब भैया मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, टारगेट सेट करने पड़ेंगे। जो आपके बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं 42 मार्क्स के, उसमें बता दो कितना स्कोर करोगे। क्या मैं ऐसा कह दूं, ऑन एन एवरेज आप आराम से 42 में 60 to 70% स्कोर कर लोगे? हाँ सर, 60 to 70% तो इज रीजनेबल। मैं ये नहीं कह रहा 100%, 90%, 80%। अपन टॉपर्स की बात ही नहीं करेंगे, एवरेज बात करेंगे। क्या हम 60 to 70% स्कोर कर लेंगे? मतलब 10 में से 6 पॉइंट याद आ जाएंगे, 5 में से 3 बातें तो याद आई जाएंगी। हाँ सर, याद आ जाएंगी। मैं बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं 42 का 60% करूं तो कितना आता है सर? ये आता है 25 मार्क्स। और यही अगर मैं 42 का 70% करूं ऑन अ हायर साइड, तो ये आ जाता है 29 मार्क्स। यानी जो आपके बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप अपना टारगेट लेके चलोगे 25 to 29 मार्क्स, तो हम आराम से रीजनेबल बेसिस पे स्कोर कर सकते हैं। अब सर जब बात आती है एमसीक्यूज की, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। अगर एमसीक्यूज बहुत आसान आ जाते तो कई बार ऐसा देखा गया बच्चे 30 out of 30, 28, 26, 24, 22 इतना आराम से स्कोर कर लेते हैं। हम मान के चलते क्योंकि एफआर एएफएम थोड़े अच्छे लेवल पे थे, और एमसीक्यूज हो सकता है ऑडिट में भी थोड़े अच्छे लेवल के आ जाएं, तो ऑन अ रीजनेबल बेसिस क्या मैं मान लूं ऑडिट में हम 20 to 22 मार्क्स ले सकते हैं? 20 to 22 चलेंगे? नहीं सर, थोड़ा कम करो। कितना कम करूं? 18 to 20 चलेगा? इतना तो रीजनेबल है यार। अब एमसीक्यू देख के तो भाई पढ़ के गए हो तो समझ आ ही जाएगा ना, ये गलत है ये सही है। हाँ सर। तो आराम से हम यहाँ पे 18 to 20 मार्क्स मान लेते हैं कि इतना तो अपन एमसीक्यू में स्कोर कर ही लेंगे ऑन अ रीजनेबल बेसिस, ठीक है सर। अब बचते हैं सर बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 28 मार्क्स के हैं। अब जो 28 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बचे हैं, इसमें बता दो कितना स्कोर कर लोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ तो इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। कितना? 40-50%? अब तुम ऐसे देख रहे हो यार, 30-40% तो चलेगा। हाँ सर, ना आपकी ना हमारी 30-40%। 28 का अगर मैं 0.3 करता हूँ, 8 मार्क्स। और अगर मैं 28 का 0.4 करता हूं तो ये बनते हैं 11 मार्क्स। अब एक बार आ जाओ, टोटल कर लेते हैं। 25 + 18, पहले वाला करते हैं। 25 + 18, 43 + 8, 51 मार्क्स, ठीक है। 51 मार्क्स तो भैया मिनिमम अपन आराम से स्कोर कर ही रहे हैं। और अगर दूसरी साइड पे अपन चले थोड़ा हायर लेवल पे, तो 29 to 20, 49 + 11, 60। यानी भैया 51 to 60 मार्क्स तो आपके आराम से आ सकते हैं, एकदम अगर अपन कंजर्वेटिव तरीके से भी चले, ठीक है। एकदम कंजर्वेटिव तरीके से भी चल रहे हैं तो भी आराम से 51 to 60 आ सकते हैं। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इस बार एफआर और एएफएम काफी ठीक ठाक थे। कई बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो एएफएम की एग्जामिशन लेके बैठे हैं, हाँ मुझे सब पता है। तो भैया लाने तो आपको गिन चुन के 40-45 ही है।
अगर पास होना है तो उसके लिए 40-45 भी काफी है, पर मैं बताऊं ना, थोड़ा सा भी आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है ना, आराम से आप 51 to 60 स्कोर कर सकते हो। क्या अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है? क्या अब थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है? हाँ सर, प्रैक्टिकली अपन ने बात करी, मजा आ रहा है। अब सर आते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स पे। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो आपका क्लॉज वाला पार्ट है उसको प्रॉपरली लिखना, ठीक है। जो भी क्लॉज आप मेंशन कर रहे हो, क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। क्लॉज के ही आप मान सकते हो लगभग 2 नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे, ठीक है सर। अगर क्लॉज की सपोर्टिंग लाइन आपको आती है, जो भी लगता है कोई रेलिवेंट है, तो वो भी साथ साथ लिख के आना। फिर उसके बाद जो फैक्ट्स ऑफ द केस होता है, एनालिसिस होती है, इसके 1 से 2 नंबर होते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका 1 नंबर होगा। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके 2 नंबर होंगे। तो फैक्ट्स ऑफ द केस और एनालिसिस आपने प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है सर। एंड में कंक्लूजन दे देना, जो भी है, गिल्टी नॉन गिल्टी, ठीक है। अगेन उस कंक्लूजन को अंडरलाइन कर देना फॉर द ईज ऑफ एग्जामिनर। इस तरह से आपने पीई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है सर। फिर इसके बाद सर क्लॉज में मान लो कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, आपको लगता है यार मेरे को एक से ज्यादा क्लॉज इसके लिए एप्लीकेबल लग रहा है, तो आप दोनों लिख के आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो हमेशा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किसके साथ स्टार्ट करना है? ऐसे के नेम और नंबर के साथ। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमने गलत लिख दिया तो नंबर कटेंगे, तो यार आपको नहीं आता तो मत लिखो, ठीक है। नहीं आता तो मत लिखो, बट लिख रहे हो तो सही लिखो, प्रॉपरली लिखो और अंडरलाइन करके आओ। एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है ऑन द एग्जामिनर, ठीक है सर। अब मैं कुछ ओवरऑल टिप्स बता रहा हूं फॉर द होल पेपर। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसकी लास्ट लाइन रीड करना, ठीक है। कई बार ये क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं आपको थकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, कि बच्चा बड़ा सा क्वेश्चन पढ़े और थक जाए, और आखिरी में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इन द लास्ट लाइन। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इन द लास्ट लाइन, तो जो भी आपको 4 से 5 पॉइंट आते हैं, सबसे पहले आपने वो लिखने हैं, ठीक है सर। और इन्हीं डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर लगता है यार ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ कह रहा है डिस्कस, व्हाट विल बी योर ओपिनियन, गाइड दिस पर्सन, जो भी केस है इस तरह का, अगर लगता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉपर जो भी रेलिवेंट थ्योरी आपको आती है, जो भी आपको समझ में आ रही है, फटाफट पहले वो लिख दो। फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, 1 और 2 लाइन्स में, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, उसके कोई मार्क्स नहीं रहेंगे ज्यादा। एंड आखिरी में जो आपका एनालिसिस और कंक्लूजन है, वो आपने लिख के आना है प्रॉपरली। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद प्रेजेंटेशन की कुछ बातें बता रहा हूं। देखो हैंडराइटिंग मेरी भी बहुत खराब है, बट क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही हैं। तो जो काम करो नीट करो, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ करो, ओके सर। जब भी कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे घर की किताबें नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ पे कोई पेज बचाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी डन टुगेदर। यानी अगर मैं 1 A B C D कर रहा हूं, तो 1 A B C सब साथ में होने चाहिए। मान लो आपको 1 का B नहीं आता, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए 3-4 पेज छोड़ दो और उसके बाद 1 का C लिख लो। आप वहां पे जगह छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही एंड में उस जगह में मान लो कुछ नहीं लिखा तो काट देना, ठीक है, पीटीओ कर देना, बट आपने सारे के सारे पार्ट्स एक साथ करने हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आसानी होगी पेपर चेक करने में। और जितना एग्जामिनर के लिए आसानी करोगे, जितना उसको मजा आएगा पेपर चेक करने में, उतने नंबर वो देता हुआ जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद एक बात और याद रखना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आपने आधे पेज में भी 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको 5 में से 5 मिलेंगे। और यही आपने 4 पेज में कुछ भी एमी एमी लिख दिया, तो भैया उसकी कोई गारंटी नहीं कि 1 नंबर भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए जो आपको क्वालिटी आंसर आता है, जो मेन पॉइंट्स आते हैं, उनको भैया लिख के आना, अच्छे से लिख के आना, आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। पेज भरने से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है सर। जितने भी कीवर्ड्स हैं, मेक श्योर आप उसको अंडरलाइन करके आ रहे हो। आप भी समझ सकते हो एग्जामिनर के पास पेपर चेक करने के लिए टाइम कम रहता है, तो वो पूरे पूरे बड़े बड़े आपके 2-2 3-3 पेज तो नहीं पड़ेगा। मेन मेन वो आपके कीवर्ड्स पे फोकस करता जाएगा, आपको नंबर देता जाएगा, ठीक है सर। एंड नई नई जो अमेंडमेंट्स आई हैं एनबीएफसी में, बैंक ऑडिट में, कैलकुलेटर लेके जाना। कैलकुलेटर आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी तक मैं बोलता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अब मैं ये बोलूँगा खुशी से पेपर लिखेंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी मॉम मेरे को हमेशा बोलती थी। जब भी मैं अपना इस तरह का कोई थ्योरेटिकल एग्जाम देता था, स्कूल में एसएसटी का एग्जाम, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम, सीए में लॉ और ऑडिट का एग्जाम, हमेशा ना ये जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं ना, इससे पहले मन में ये आता है यार जो मैंने पढ़ा है वो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, जितनी मेहनत अभी तक करी है कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। तो वो एक बात हमेशा कहती थी कि यार अपना जो ब्रेन है ना, माइंड, ये बेस्ट स्टोरेज डिवाइस है इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस किसने दिया है? भगवान ने दिया है, तो इसकी क्वालिटी भी एकदम बेस्ट है। बट इस स्टोरेज डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एट द राइट टाइम हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे चीजें याद हैं, मुझे चीजें आती हैं, मैं कर लूंगा। अगर आज की डेट में आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखोगे,
आप अपने अंदर वो विल पावर रखोगे ना कि मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कल का जो एग्जाम है, इट इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज। जो नॉलेज टेस्ट करनी थी एफ आर ए एफ एम में कर ली। शायद कल का एग्जाम आपके माइंडसेट को टेस्ट करेगा कि मान लो अगर पेपर थोड़ा सा हल्का एवरेज अबव एवरेज लेवल पे भी आ जाता है, तो क्या आप एक पॉजिटिव और काम माइंडसेट के साथ अपना बेस्ट दे पाते हो कि नहीं। तो मैं आपसे वही कहूंगा, कुछ भी हो अपने दिल पे हाथ रखना और बोलना ऑल इज वेल। बोलो ऑल इज वेल। अरे तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, एक तो तुम फॉलो नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है। बोलो ऑल इज वेल और फेस पे एक वो स्माइल रखो। यस, इसी मुस्कान के चमकान के सब दीवाने हैं। सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग पॉजिटिव एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट इन टुमारोज एग्जाम। एंड कमिटमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में दैट आई विल गिव माई बेस्ट टुमारो, बिकॉज फिर नथिंग एल्स मैटर, सब बढ़िया होगा, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक इट, ताकि इससे बाकी सी फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। एंड मित्रों, कल एकदम बढ़िया पॉजिटिव होके बेस्ट पेपर लिखना, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, हैप्पी राइटिंग।